हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, पायरुविक एसिड है। और इस पायरुविक एसिड का अब आगे क्या होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट से जो पायरुविक एसिड बनता है वो डिफरेंट टाइप के सेल में 3 मेजर वे में हैंडल होती है, या उनका कह सकते हैं आगे फर्दर रिएक्शन होता है। तो इसमें जो 3 टाइप का इनका रूट है, या कह सकते हैं 3 टाइप का प्रोसेस है, उसमें फर्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम मतलब 1-2 क्लियर चीज़ों को आपको समझना होगा कि एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक का मतलब जानते हैं जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस या एरोबिक रेस्पायरेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, एनएरोबिक प्रोसेस है। और ये कहाँ होती है, मेनी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट। कुछ यूकैरियोट में और सभी प्रोकैरियोट में, ज़्यादातर प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की, जिसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब क्या होगा, जो वहाँ पे ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाएगा। उसकी जो प्रोसेस होती है वो होती है क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख रहे हैं, ये आपका पायरुविक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। ये पार्टिसिपेट होता है मसल्स में और बैक्टीरिया में होता है ऐसा, मतलब कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होती है और हमारे बॉडी में, या कह सकते हैं एनिमल सेल्स में, मसल्स में होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस है इसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड चेंज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं पायरुविक एसिड का यहाँ 2 फेट है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इससे। तो इसमें एंजाइम भी अलग अलग यूज होते हैं। तो एंजाइम इसमें यूज होता है, जो पहली प्रोसेस है जिसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और जो दूसरी प्रोसेस है उसमें जो एंजाइम यूज हो रहे हैं उसमें पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो कि रिजल्ट बनता है उससे प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से 2 वे है यहाँ पे। थर्ड वे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का है, जिसमें पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल। नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पायरुविक एसिड है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगी। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, ये पूरी प्रोसीजर अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इस आपको यहाँ पे एक डायग्राम हमने हल्का सा बनाया हुआ है कि पायरुविक एसिड जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, आपके लैक्टिक एसिड में, और यहाँ पे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस रिएक्शन से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है। मसल सेल्स में जो हमने अभी बात किया कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल के, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कोई व्यक्ति करता है या कोई फंक्शन करता है या कोई एनिमल करता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाती उतनी जल्दी। तो व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअस फास्ट रेट से नहीं हो पाती है, तब उस समय पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और इसमें जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें NADH+ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और वो चेंज हो जाता है NAD में। तो ये वाला आप यहाँ पे देखिए, NADH जो है NAD में चेंज हो जा रहा है और ये इसका रिडक्शन हो जा रहा है इसके अंदर। यहाँ हाइड्रोजन रिलीज होगी तो पायरुविक एसिड का रिडक्शन होगा लैक्टिक एसिड के अंदर। उसी तरह से नीचे वाले में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रही है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच हो रही है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है और पायरुविक एसिड चेंज हो जा रहा है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है, जिसमें ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, जिसमें एक में लैक्टिक एसिड आप देख रहे हैं वो बन रहा है और दूसरे में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है।
तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जिस रिएक्शन में बन रहा है एक्चुअली ये 2 स्टेप में होता है। इसमें एक स्टेप में सबसे पहले पायरुविक एसिड से एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड बनता है, फिर ये जो है कि फर्दर रिड्यूस होकर के NADH के प्रेजेंस में एथेनॉल में या एथिल अल्कोहल में चेंज होता है। तो इस तरह से ये 2 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ बीच में क्या बनता है, एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड बनता है और फिर वो जो है कि फाइनली एथेनॉल बनता है। तो इसमें बुक में भी आपके 2 स्टेप दिखाया हुआ है, हालांकि रिएक्शन एक ही में दिया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है। दूसरी चीज़ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन, इन दोनों में जब जो दोनों ये फर्मेंटेशन की जो दोनों आप प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर, ये वाली और ये वाली, इसमें बहुत एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। जो ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर है एक्चुअली जितनी होनी चाहिए उसका सिर्फ 7% एनर्जी ही रिलीज होती है, और इसमें से भी सभी जो है ATP के फॉर्म में ट्रैप नहीं हो पाती है, कुछ हीट वगैरह में अन्य तरीके से वो रिलीज हो जाती है। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यदि होती है तो हजार्डस भी है, नुकसानदेह भी है, क्योंकि इसमें एल्थिल एसिड या अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और अल्कोहल आप जानते हैं अधिक रहेगा तो वो उसी ऑर्गेनिज्म को भी किल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम पूरे ग्लाइकोलिसिस में अगर हम कैलकुलेट करें तो ग्लाइकोलिसिस हम देखते हैं कि जो नेट गेन होता है वो 2 ATP ही होता है पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ पे टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, और 2 ATP उसमें कंज्यूम हो जाती है। तो जो नेट रिजल्ट होता है या नेट गेन होता है वो 2 ATP का ही होता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अगर एल्कोहल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, ईस्ट जो है जैसे कि एथेनॉल और CO2 बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो ये जो ईस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके खुद के लिए ये टॉक्सिक हो जाएगा, वो उनकी डेथ कर सकता है, उनके लिए पॉइजनस हो जाएगा। कब, जबकि अगर एल्कोहल का परसेंटेज 13% हो जाए, 13% अगर एल्कोहल हो जाए किसी मीडियम में, तो उसमें ईस्ट खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस इन्वायरमेंट में ईस्ट है उसमें 13% से कम हो एल्कोहल का कंसंट्रेशन, यानी कंटिन्यूअस अगर ईस्ट फर्मेंटेशन करता जाए तो एक लेवल ऐसा होगा एल्कोहल का जहाँ पे ईस्ट खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उस मीडियम को चेंज करते रहना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप फर्मेंटेशन की प्रोसेस को शॉर्ट में समझ गए होंगे। तो फर्मेंटेशन यहाँ पे 2 तरीके का आपने देखा, एक लैक्टिक एसिड, एक एल्कोहल वाला फर्मेंटेशन देखा आपने, जो कि ईस्ट वगैरह करते हैं इसको, जबकि लैक्टिक एसिड वाला बैक्टीरिया और कुछ हमारे बॉडी के अंदर या किसी एनिमल सेल के अंदर मसल्स में भी होता है इस तरह का प्रोडक्शन। हालांकि जो मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे बाद में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, परमानेंट वो नहीं स्टोर होता है, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए बॉडी में वो जरूर रुकता है। तो इस तरह से आप फर्मेंटेशन को शॉर्ट में समझ गए होंगे।